तो जुजुत्सु काइसन की सीजन 3 पार्ट 1 पे इतना सारा प्यार देख के तुम्हारा मैं आज लेके आ गया हूँ पार्ट 2। और तुमने भाई इतना ज्यादा कमेंट किया पार्ट 2 तो फाइनली पार्ट 2 यहाँ पे है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में भर के स्पॉयलर्स है तो अपने रिस्क पे देखना। बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई अपना जो सुकूना है वो काफी डेमोनिक तरीके से हंस रहा था और उसके साथ साथ अपने यूता ने भी अपने यूजी को वहां पे मार दिया था। अब इसके आगे हम देख पाते हैं कि भाई नायोया और उसके साथ साथ यहाँ पे बैटल चल रही होती है चोजो की। और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि नायोया अपनी भाई साहब सुपर स्पीड से चोजो को बहुत बुरी तरीके से धो रहा था। अभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि नायोया एक फ्रेम टेक्निक का यूज करता है और एक फ्रेम वहां पे आ जाती है और सडनली वो उस फ्रेम पे एक जोरदार किक मारता है जो कि भाई इस फ्रेम को तोड़ते हुए चोजो को लगती है। इस लात के बाद तो भाई लिटरली चोजो की भी हालत बहुत बुरी हो जाती है और चोजो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है और साथ ही में ये कौन सी कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे नायोया बिना रुके उसे धोए जा रहा था। उसका एकमात्र गोल था कि वो किसी भी तरीके से चोजो को यहाँ पे खत्म करना चाहता था। और इतने सारे अटैक खाने के बाद भी अपने बिग ब्रदर चोजो भाई साहब हिलते नहीं है। वो फिर भी उन अटैक्स को अपने ऊपर लिए जा रहे थे, जिसको देख के नायोया उसको बोलता भी है कि तुम यार सीरियसली बहुत ज्यादा टफ हो। तो साथ में ये भी पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिससे भाई अपना चोजो आंसर देता है कि वो 10 बड़े भाई बहनों का सबसे बड़ा भाई है। एकदम से चोजो यहाँ पे सीरियस हो जाता है और अपने टेक्निक का यूज करता है जो कि है फ्लोइंग रेड स्केन स्टाक। इस टेक्निक में उसके चेहरे पे कुछ और एरोज आ जाते हैं जो कि तो अभी यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। इससे पहले चोजो कुछ करता उससे पहले नायोया उससे बोलता है कि बेवकूफ, मैं तुम्हारे भाई बहनों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कर्स टेक्निक के बारे में बोल रहा हूँ। और एकदम से नायोया वहां से गायब हो जाता है और चोजो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ वो नायोया को भी बहुत ज्यादा हैरान कर देता है क्योंकि जिस कर्स टेक्निक का भी उसने यूज किया है उससे उसकी आंखों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो अभी नायोया की स्पीड में उसको देख पा रहा था और वो उसको ट्रैक करके उसके पीछे पहुंच जाता है। लेकिन तभी हम देख पाते हैं इतना सब करने के बाद भी नायोया एकदम भाई सुपर फास्ट स्पीड में वहां से फिर से गायब होता है और एक जोरदार मुक्का मार देता है चोजो को, जिससे कि चोजो काफी पीछे हट जाता है। लेकिन इस हमले से भाई चोजो का बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसके पेट से एक जगह से लगातार खून बहे जा रहा था और उसको समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल मुक्का नहीं था। तभी नायोया अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और उसको रिवील करता है कि उसने चाकू से उसके पेट में कट मार दिया है ताकि सारा ब्लड जमीन पे गिर जाए और वो उस ब्लड को कंट्रोल ना कर सके। यहाँ पे नायोया उससे ये भी कहता है कि ये चाकू वाली बात किसी और को मत बताना क्योंकि जो लोग हथियार रखते हैं ना वो लोग मुझे पसंद है और ना मैं खुद कोई भी हथियार रखना पसंद करता हूँ। और अगर बाहर किसी को पता चलेगा कि मैंने हथियार का यूज किया है तो समाज में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इस चीज को सीक्रेट ही रखना। लेकिन चोजो यहाँ पे एक अलग ही रिप्लाई करता है और वो कहता है कि क्या तुम अपने बड़े भाई बहनों को पसंद नहीं करते हो। लेकिन नायोया यहाँ पे बहुत ही ब्रूटल रिप्लाई करता है चोजो को, जो कि उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। वो चोजो को यहाँ पे कहता है कि जो भी बड़े भाई अपने छोटे भाई से कमजोर होते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जिसके बाद भाई चोजो लिटरली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम सीरियस मोड में आ जाता है। चोजो से रिप्लाई भी करता है कि तुम्हारे बड़े भाई बहनों ने तुम्हारे ऊपर सही से ध्यान नहीं दिया, तुम्हारे बड़े भाई बहनों की वजह से ही तुम्हारी आज ये हालत है। अगर उन्होंने सही टाइम पे तुम्हें सही एजुकेशन दी होती तो तुम शायद आज ऐसा नहीं करते। लेकिन नायोया को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन चोजो यहाँ पे अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और बोलता है कि मैं अपने बड़े भाई बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए मुझे कोई भी सिखाने वाला नहीं था और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है। और तभी हम देख पाते हैं कि जो भी ब्लड नीचे बह रहा था भाई उसको चोजो एकदम से कंट्रोल करने लगता है। और लिटरली ये चीज देख के तो भाई नायोया की फट जाती है। यहाँ पे यही सोच रहा था कि चोजो इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद भी मर क्यों नहीं रहा है, बल्कि उससे बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है वो उसे भी कंट्रोल कर पा रहा है। जहाँ पे चोजो उसको रिप्लाई करता है कि मैं आधा ह्यूमन और आधा कर्स हूँ और इसी वजह से वो अपने ब्लड लॉस से मरेगा नहीं बल्कि वो अपने इस ब्लड को भी कंट्रोल कर पाएगा। अभी हम यहाँ पे देख पाते हैं कि चोजो अपनी ब्लड से एक दीवार क्रिएट कर देता है जिसे कि नायोया प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा था और चोजो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन नायोया उस अटैक से इजीली बच जाता है। उसको डॉज करते ही उसको लगता है कि भाई ये सब बकवास है, चोजो अपने ब्लड लॉस से मर जाएगा। लेकिन तभी उसके राइट साइड में हम देख पाते हैं चोजो को जो कि यूज करता है अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक को। लेकिन उसे नायोया नोटिस कर ले और बड़ी ही मुश्किल से उस मूव को डॉज कर पाता है। तभी हम देख पाते हैं कि हमारा चोजो एकदम उसके पास आता है और एक जोरदार किक उसको पीछे से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे तैसे इसको डॉज कर लेता है अपना नायोया, यानी कि अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। और तभी हम देख पाते हैं कि चोजो अपना फाइनल और सबसे खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे कि उसके आसपास का जो ब्लड है वो पूरा का पूरा आसपास उसके उड़ने लगता है, यानी कि फ्लो करने लगता है हवा में। जिसके बाद चोजो उसको कहता भी है कि ये चेकमेट है, लेकिन फिर भी काफी देर तक चोजो उसके ऊपर हमला नहीं करता है।
इसको मौका देख के वो हमला करने की कोशिश करता है और वो यही सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है। तभी हमें नरेटर बताता है कि भाई जोजो ने ये टेक्निक खुद अभी डेवलप की है। इससे पहले नायोया कुछ करता उससे पहले हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जोजो का जो हमला है वो लॉन्च हो जाता है और छोटी छोटी ब्लड की गोलियां उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे कि वो उसके पास जाके एकदम रुक जाती है और ब्लास्ट हो जाती हैं। और वो छोटी छोटी गोलियां एकदम गोलियों की तरह उसको जाके लग रही थी, जिससे कि भाई लिटरली नायोया में छेद हो जाते हैं। मतलब बहुत यहाँ पे नायोया की जो हालत है वो बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो जाती है। और जोजो यहाँ पे उसको बोलता है कि तुम इसलिए हारे क्योंकि तुम अपने भाई बहनों को पसंद नहीं करते थे। और इसके बाद हम देख पाते हैं अपने यूता की एंट्री वहां पे, जो कि भाई यूजी को घसीटते हुए लेके आ रहा था। और लिटरली भाई जोजो इतना पावरफुल था इस टाइम पे, फिर भी यूता एक ही अटैक में उसको वही बेहोश कर देता है। और इसके बाद अपना यूता नायोया के पास खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं। लेकिन इससे पहले नायोया कुछ बोल पाता उससे पहले भाई वो खून की उल्टी दे जाता है। और यहाँ पे नायोया ये समझ पाता है कि जो जोजो का ब्लड उसकी बॉडी में गया है उसमें भाई साहब बहुत ही भारी मात्रा में पॉइजन था, और अगर इसी टाइम पे उसको ठीक नहीं किया गया तो भाई वो किसी भी सेकंड मर सकता है। तभी उससे अपना यूता दोबारा पूछता है कि क्या मैं तुम्हें ठीक कर दूं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से। साथ में वो ये भी कहता है नायोया से कि मैंने फाइनली यूजी इतादोरी को भी मार दिया है। और तभी हम यहाँ पे एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं यूजी के डैड जो कि हैं जिन इतादोरी। वो वहाँ पे इतादोरी यानी कि अपनी यूजी को हाथ में लेके खड़े होते हैं और वहाँ पे हम उसके दादाजी को भी देख पाते हैं, जिसको भी देख के सीधा उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम उस औरत के लिए यहाँ पे आए हो तो प्लीज डैड यहाँ से चले जाइए। और उसके ग्रैंडफादर जिन इतादोरी से कहते हैं कि तुम्हें अभी उस औरत को छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे यूजी ग्रैंडफादर जिन इतादोरी से कहते भी हैं कि तुम्हें अगर अपनी लाइफ और ज्यादा अच्छे से जीनी है या और ज्यादा लंबी जीनी है तो तुम्हें इसी टाइम पे उस औरत को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम अब भी उसके साथ रहे तो वो तुम्हें मार देगी। यहाँ पे यूजी के फादर यानी कि जिन इतादोरी उसी टाइम उसके फादर को कहते हैं कि फादर आप प्लीज चुप हो जाइए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो हमारी सोच से ज्यादा समझदार होते हैं और आपकी ये बातें वो सुन सकते हैं और साथ ही में लंबे टाइम तक उनको अपने दिमाग में भी रख सकते हैं। और यहाँ पे यूजी के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके फादर से कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी काओरी से कराना चाहता था जो कि एक नॉर्मल लड़की थी। लेकिन इससे पहले वो कुछ और कहते हैं। हम यहाँ पे देख पाते हैं यूजी की मदर को जो कि आके उसके ग्रैंडफादर को इंटरप्ट कर देती है। तभी हम देख पाते हैं कि भाई यूजी की जो मदर है उनके सर पे भी स्टिचेस है और लिटरली भाई यानी कि यूजी की मदर है वो केनजाको थी। और वो आके बोलती है कि आके ग्रैंडफादर आप किस चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। और बस यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म होता है। मतलब भाई लिटरली केनजाको ने अपने प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या लिया है भाई लिटरली। तभी यहाँ पे यूजी की आंख खुल जाती है और हम देख पाते हैं यूजी को, जिसको लगता है कि यह सपना है या हकीकत है। लेकिन जैसे ही वो उठता है उसके सामने बैठा होता है अपना यूता और वो लिटरली यूजी को जिंदा देख के हंसने लगता है और रिलीफ फील करता है कि यार फाइनली यूजी जिंदा है। और यहाँ पे हमारा यूता बताता है कि सितंबर में गोजो उससे मिलने आए थे और उन्होंने बोला था कि क्या तुम मेरे लिए यूजी का ध्यान रख सकते हो। और उसके बाद ही हमें एक और फ्लैशबैक यहाँ पे दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं कि गोजो यूता से बोलता है कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो क्या तुम मेरे लिए फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का ध्यान रख सकते हो। लेकिन यूता उनकी बात को नेगलेक्ट करते हुए बोलता है कि गोजो सेंसेई क्या आपकी गर्लफ्रेंड बनी है। और यूता का ये रूप देख के तो भाई लिटरली अपना गोजो भी कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाता है। लेकिन गोजो अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और बोलता है कि स्पेशली यूजी इतादोरी तुम्हें उसका स्पेशल ध्यान रखना है। अगर मेरे को कुछ भी होता है तो तुम्हें यूजी इतादोरी का ध्यान रखना है क्योंकि भाई उसके अंदर सुकूना है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें हकारी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना ध्यान खुद रख सकता है। अब भाई तुम्हें हकारी के बारे में अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बस टेंशन मत लो, अगला वीडियो कलिंग गेम के ऊपर होने वाला है अपना पार्ट 3। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और इस वीडियो को लाइक करके रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइनली यूता उसको बताता है कि उसने यूजी को क्यों मारा, क्योंकि वो भाई सभी हायरअप्स को दिखाना चाहता था कि वो अंदर से यूजी को मारना चाहता है ताकि वो यूजी का ऑफिशियल किलर उसको बना के भेज दे और साथ ही में वो हायरअप्स का जो प्लान है वो भी जान सके। इसलिए उसने वहां पे एक्टिंग करी कि वो यूजी से नफरत करता है और वो भी उसको मारना चाहता है। यूजी यहाँ पे उससे पूछता है कि तुमने आखिर मुझको ठीक कैसे किया, जहाँ पे यूता उसको एक्सप्लेन करता है कि जिस पल तुम्हारी हार्ट बीट बंद हुई थी मैंने उसी सेकंड तुम्हें हील करना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से शुरू कर दिया था, जिससे कि तुम्हारा हार्ट फिर से रिकवर हो सके और तुम्हारी चोट भी रिकवर हो सके। यहाँ पे यूता यूजी को यही बताता है कि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को ये टेक्निक आती है। यहाँ पे लिटरली यूता ये भी कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक से यूजी को ठीक कर पाएगा या नहीं। भाई लिटरली बंदे ने उसको मार दिया लेकिन बंदे को पता नहीं था उसको ठीक कर पाएगा या नहीं। साथ ही वो ये भी कहता है कि वैसे तो हायरअप्स को पता ही चल जाएगा आज नहीं तो कल की यूजी जिंदा है, लेकिन जब तक उनको पता नहीं चलता तब तक तुम्हारे सर से खतरा टल चुका है।
यहाँ पे यूजी उससे पूछता भी कि आखिर तुम मुझको क्यों बचा रहे हो। तो यहाँ पे यूता उसको काफी बैडहैस तरीके से रिप्लाई करता है कि तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी कहता है कि भाई साहब एक टाइम पे वो भी कुछ यूजी जैसा ही था, और यूता उसको अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये भी बोलता है कि उसके पास भी यूजी जैसी एक टाइम पे ताकत थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वो यूजी को बहुत अच्छे से समझ सकता था क्योंकि सेम सिचुएशन उसके साथ भी पास्ट में हो रखी है। और तभी इस कन्वर्सेशन के बीच पे देख पाते हैं हम हमारे मेगुमी फुशिगुरो को, और फुशिगुरो यहाँ पे उससे कहता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे इस टाइम नहीं होना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ अभी इसी वक्त जुजुत्सु आई चलना चाहिए और बाकी के स्टूडेंट्स के साथ क्लब होके हमें इस चीज का सामना करना चाहिए। जिस पे यूजी उससे कहता है नो, और यूजी उसको यहाँ पे बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि तुम ऐसा रिएक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। यूता यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है कि यूजी खुद इस समय ये सोच रहा है कि क्या वो जिंदा रहना डिजर्व करता भी है या नहीं। यही एक कारण था जब यूता और यूजी फाइट कर रहे थे तब यूजी ने अपना 100% नहीं दिया था फाइट में। यूजी यहाँ पे चिल्ला के मेगुमी को कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसे मेगुमी से रिप्लाई करता है कि ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा फॉल्ट है। इस पे यूजी मनी मन में सोच रहा था कि मैं जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ रिप्लाई करोगे। मेगुमी यहाँ पे उसको ये भी रिप्लाई करता है कि वो कोई सुपर हीरोज नहीं है, वो सिर्फ जुजुत्सु सॉर्सरर्स है जिनको जमाने में रहने के लिए ये प्रूव करना पड़ता है कि हाँ उनकी कोई वर्थ है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हैं, और वो यूजी से भी कहता है कि आखिर तुम भी तो ऐसा ही सोचते हो। फिर यहाँ पे भाई अपना यूजी भावुक हो जाता है और कहता है कि जब तक मैं तुम सब लोगों के साथ रहूंगा तुम सब लोग मेरे साथ साथ भी सफर करोगे और तुम्हें भी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी। जिस पे मेगुमी उससे कहता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बचा सकते हो यूजी इतादोरी। इसके बाद हमें भाई फुशिगुरो बताता है कि केंजाकू ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है कलिंग गेम, और साथ ही वो यही बताता है कि सभी जुजुत्सु सॉर्सरर भी फंस चुके हैं इस कलिंग गेम में। उसके साथ साथ उसकी सिस्टर भी चाक चुकी है और वो भी फंस चुकी है इस कलिंग गेम में और इसका पार्ट बन चुकी है। इसके बाद हमें वो 8 रूल दिखाए जाते हैं जो कि कलिंग गेम में होने वाले। इसके बाद भी और भी बहुत सारे रूल्स ऐड होते हैं कलिंग गेम के दौरान, जो कि भाई जब मैं कलिंग गेम वाली वीडियो लाऊंगा तो मैं धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूंगा। और वो 8 रूल कौन से वो तुम्हारी स्क्रीन पे तुम इन 8 रूल्स को पढ़ सकते हो। बाकी ये 8 रूल्स हमें काफी बार बताए भी गए हैं और 8 रूल मैं खुद भी एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में कलिंग गेम के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि अगला वीडियो पार्ट 3 होने वाला है जो कि आने वाला है कलिंग गेम के ऊपर। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।